जलियांवाला बाग और जनरल डायर। जलियांवाला बाग कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये सोची समझी प्लानिंग थी, एक साजिश थी, क्योंकि जनरल डायर को लोगों की चीखें पसंद आती थी। उन्हें अच्छा लगता था कि एक भीड़ तड़प रही है, रो रही है। उनकी प्लानिंग तो कुछ और थी। उनकी तो प्लानिंग यह थी कि उस भीड़ पर ऊपर से बम गिराया जाए, लेकिन उन्होंने पहला प्रयोग किया कि पहले ऊपर से बम ना गिराकर हम गोलियां चलाएं। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। इन्होंने जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए जो दिन चुना था वो बहुत ही खास दिन था सिखों के लिए, बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को उन्होंने दिन चुना जो कि उनका त्यौहार था। और आप जानते हैं कि गांव में मेला का बहुत महत्व होता है, मेला देखने वालों के लिए भी और मेला लगाने वालों के लिए भी। अगर जो लोग मेला देखने के लिए आए होंगे उन्हें मार्शल लॉ के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोग थे उसमें जो आंदोलनकारी थे, बाकी आम लोग थे, खास करके बच्चे, बूढ़े और औरतें। ये इनकी संख्या वहां पे ज्यादा थी। और ये घटना होती कैसी है, क्या साजिश थी? एक्चुअली में मेला जलियांवाला बाग में लगा ही नहीं था। मेला जो लगा था जलियांवाला बाग से हटकर एक खुला मैदान था, वहां लगा था, जहां अगर जनरल डायर गोली चलाता तो लोग भाग सकते थे। लेकिन उसने वहां गोलियां नहीं चलाई। मेला का समाप्ति का समय था 5 बजे। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, एक नोटिस डलवाया कि खुले मैदान को खाली करो और ये मेला जलियांवाला बाग के अंदर चले जाए। सारी भीड़ को जैसा निर्देश मिला वो एक एक करके वो जलियांवाला बाग, जो कि एक ऐसा बाग था कि चारों ओर से दीवारें थी और छोटा सा गेट था, उसी में भीड़ इकट्ठा होते गई। जब सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जब उन्हें सूचना मिल गई कि सारी भीड़ जो है उस बाग के पार्क के अंदर जा चुका है, तब जनरल डायर आता है। हालांकि वो तो कुछ और ही सोचा था। उसने सोचा था कि एक बड़ा सा हथियार, एक बहुत बड़ा सा टैंक लाया था वो, और उस टैंक को वो चाहता था वो बाग के अंदर आ जाए। गनीमत थी कि वो बाग का जो गेट था वो छोटा था, वो टैंक जा नहीं पाया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जनरल डायर ने अपने अंग्रेज सिपाहियों को एक एक करके अंदर जाने दिया, बिना कोई नोटिस के। सारे सिपाही अंदर से घेर लिए। हमें तो एक बात समझ में नहीं आता कि नमक का महत्व ज्यादा है या मिट्टी का महत्व ज्यादा है। माना कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, कि जिसके हाथ में बंदूक थी वो तो भारतीय थे। कैसे मिट्टी के कीमत से ज्यादा उन्हें नमक का कीमत समझ में आया? तो हमारे देश में मिट्टी से ज्यादा नमक महत्वपूर्ण है। गोली चलाने वाले तो भारतीय सैनिक ही थे ना। एक वो भारतीय सैनिक थे जो 57 में लड़ गए थे, और एक ये भारतीय सैनिक हैं जो निर्दोष निहत्थों पे गोलियां चला रहे हैं नमक की बदौलत। तो चलिए आगे जानते हैं फिर क्या हुआ। किसी को कुछ खबर नहीं थी। लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान, सभी लोग मेले देखने में व्यस्त थे। अचानक से गोलियों की आवाज आती है। चारों तरफ से गोलियां चल रही, कुछ पता नहीं। अगर छोटा सा पुल गिर जाता है, अगर कोई एक बिजली का तार गिर जाता है तो सैकड़ों लोग मारे जाते हैं भगदड़ में। वहां तो गोलियां चल रही थी। कितने लोग मारे गए होंगे? कहते हैं 300 राउंड फायरिंग हुई। 300 राउंड फायरिंग हुई, 300 लोग मारे जाएंगे। लाश की ढेरें लग गई थी भगदड़ में। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए कुएं में गिरे जा रहे हैं। इन कब तक?
कुआं भर चुका था लाशों से। बाग में घास की जगह सब बिछ गए थे। कुछ लोग जीवित भी थे, कुछ को गोलियां भी लगी थी पैरों में, बच भी सकते थे। आगे देखिए क्या होता है। उसी जगह पे एक 12 साल का लड़का भी मौजूद था, जिसे अब उधम सिंह कहते हैं, वो भी मौजूद था। उस बाग में उसके कोई संबंधी नहीं थे, वो वहाँ पानी पिलाने के लिए गया था, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा में सिख लोग शरबत पिलाते हैं, तो वो पानी पिलाने के लिए वहाँ पे मौजूद था। जब उसने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा, उसकी आंखें नम हो गई और वो 12 साल का बालक अपने हाथों से वहां की खून से मिट्टी से कसम खाता है कि मैं इस जनरल डायर जहां भी रहे मैं उसकी हत्या करके रहूंगा। ये तो उधम सिंह की कहानी है, मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगी। अब हमें जानना है भगत सिंह के विषय में। अब हम जानेंगे कि भगत सिंह के दिल पर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या असर हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। गोलियां चली, लोग मारे गए, घटना खत्म, सैनिक वापस चले आए। क्या ब्रिटिश सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए? क्या कांग्रेस पार्टी का इतना अधिकार भी नहीं था कि जो लोग वहां घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए? वहां कर्फ्यू लगा दिया गया 1 सप्ताह के लिए। शवें, लाशें सड़ती रही उस बाग में 1 सप्ताह तक। किसी ने किसी भी जो लोग को गोली लगी है, जो बच सकते थे, उन्हें बचाने तक कोई नहीं गया। कुछ दिनों के बाद भगत सिंह को जब इस घटना के बारे में पता चली, जब कर्फ्यू हट चुका था, तब वो बालक भगत सिंह उस मैदान में पहुंचता था। और जब वहां का जो सीन, मतलब कि जो दृश्य था, वो देख के कल्पना करने लगा कि क्या क्या हुआ होगा। भगत सिंह ने वहां की मिट्टी उठाई और एक खून से सनी मिट्टी उठाई और एक बोतल में भर कर अपने घर लेके गया। अपनी माँ से कहने लगा, यह हमारे देशवासियों के खून से सनी मिट्टी है। उस बच्चे के दिल पे क्या असर पड़ा होगा जलियांवाला बाग पे। मैं तो आज इस घटना को बीते हुए 100 वर्ष से अधिक 102 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस घटना को भूल नहीं, मतलब मैं जब भी इसे सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आज भी भावुक हो जाती हूँ। उस वक्त के लोग क्यों नहीं भावुक हो सके? कहाँ थे ये गांधी परिवार, कहाँ थे ये कांग्रेस की परिवार? चाहते तो भारत आजाद उसी दिन हो जाता। कितनी लाशें बिछाते वो। जलियांवाला बाग के हमारे देशवासियों के लाशों के दम पर हम आजादी ले सकते थे, लेकिन इसमें किसी भी क्रांतिकारी का कोई परिवार तो नहीं गया था ना, किसी भी कांग्रेसी का परिवार तो नहीं गया था ना, तो फिर उन्हें कैसी चोट लगती। हुआ कुछ दिन के बाद महात्मा गांधी ने कदम उठाया, उन्होंने की ना कड़ी निंदा। कांग्रेस पार्टी ने जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए कड़ी निंदा की। इस निंदा से देशवासियों का जख्म भर गया। लेकिन अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी चाहती तो उस जलियांवाले बाग हत्याकांड का मुंहतोड़ जवाब देते, पूरे देशवासियों को जागरूक करते। चलिए खैर कोई बात नहीं, बातें होती रहेंगी इन विषय में, हमें भगत सिंह के विषय में पढ़ना है। फिर 20 मार्च 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। चलो इस असहयोग आंदोलन से कुछ तो राहत मिला। और सबसे खासियत बात पता है क्या है? जो जनरल डायर था ना, जो जिसने इस घटना का अंजाम दिया, वो निर्दोष साबित होकर के चला गया। उसने कहा कि वो जरूरी था
क्योंकि मार्शल लॉ में ये नियम कहा गया, वो कानून का हवाला देकर के हमारे देश से बच के चला गया। तो क्या जलियांवाला बाग हिंसक घटना नहीं थी? वो हिंसा नहीं था किसी के नजर में? इतना बड़ा अत्याचारी हमारे देश से बच के चला गया और हम अहिंसा का पाठ पढ़ रहे थे। वाह, जय हो। अब आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन चला। भगत सिंह बालक था, लेकिन चलो भाई सोचा कि असहयोग आंदोलन से देश का कुछ हो सकता है, अंग्रेज को मुंह तोड़ जवाब मिले। अच्छा एक बात आप बताइए, आप जिससे तनख्वाह लेंगे आप उसके खिलाफ कुछ बोल पाइएगा? नहीं ना। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत बड़ा कदम उठाया। सराहनीय है, सल्यूट है ऐसे कदम को। महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया। कौन सी उपाधि? केसरी हिंद की उपाधि। केसरी हिंद क्या है? ब्रिटेन के राजा थे विलियम केसर, उनके नाम पर उनको उपाधि मिला था अफ्रीका में। अंग्रेजों के नाम को उपाधि ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देश की आजादी के प्रमुख नेता। हाँ भाई हाँ, सल्यूट है। नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये लोग अंग्रेजों से उपाधियां लेते हैं और अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। जय हो प्रभु। ये उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि और केसरी हिंद की उपाधि का त्याग किया। बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे जलियांवाला बाग में जो क्रांतिकारी, जो देशभक्त लोग, देशवासी लोग हमारे जो शहीद मरे थे, उनके आत्मा को शांति पहुंचा होगा। चलिए आगे जानते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। इससे देश में क्या कहते हैं कि भावना जागृत हो रही थी, देश एक हो रहे थे। धीरे धीरे हमें लगने लगा कि अब कुछ अच्छा होगा। लोगों ने अंग्रेजी वस्त्र जलाए, अंग्रेजों को सपोर्ट करना छोड़ दिए, स्कूल कॉलेजों का त्याग कर दिए। इसी बीच में लाला लाजपत राय ने एक महान काम किया, नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी नेशनल कॉलेज में भगत सिंह पढ़ते थे। इसी बीच में इस कॉलेज की स्थापना हुई, क्योंकि आपने तो कह दिया कि स्कूल कॉलेज का त्याग कर दो, अब ये नौजवान लड़के जाएंगे कहाँ? कॉलेज तो चाहिए ना। तो लाला लाजपत राय ने एक कॉलेज की स्थापना की थी, उसमें लोग पढ़ने के लिए चले गए थे। ठीक है, भगत सिंह भी वहीं पढ़ाई कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। लगा कि अंग्रेजों को कुछ महसूस होने लगा असहयोग आंदोलन से। उतना क्या आंदोलन से महसूस होगा? जो लोग गोलियों की बात सुनेंगे उन्हें हम क्षमा याचना, असहयोग आंदोलन से क्या असर करा पाएंगे? ठीक है, फिर भी आंदोलन चल रहा था। हम अंग्रेज को सपोर्ट नहीं करते, उनके बस जला रहे थे, आर्थिक रूप से उन्हें क्षति पहुंच रही थी। लेकिन अचानक से चोरी चोरा वाली घटना का अंजाम हो जाता है। 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 में एक चोरी चोरा एक जगह है, वहां पर एक घटना घटित होती है। एक पुलिस चौकी को कुछ आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने जला दिया। जला तो दिया, लेकिन जलाने की क्या वजह हो सकता है उस आंदोलनकारियों पे अंग्रेजों ने काफी गोलियां चलाई है, कुछ अत्याचार हुआ होगा। तभी इसकी प्रतिक्रिया में लोग जला दिए। 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बहुत बड़ा आघात पहुंच गया किस पे? महात्मा गांधी को। ये आघात जलियांवाला बाग में नहीं पहुंचा, 22 अंग्रेज मारे गए, बहुत बड़ा आघात पहुंच गया। जय हो प्रभु। बहुत बड़ा आघात पहुंच गया। क्यों आघात पहुंच गया? क्योंकि उनका जो ये आंदोलन था वो अहिंसात्मक था। तो पुलिसकर्मियों ने जो लाठी बरसा रहे थे वो क्या था? वो हिंसा नहीं था। अच्छा, इनके आंदोलन की खास बात मैं बताती। ये कहते हैं कि इनका आंदोलन बहुत शांति प्रिय होता था। आखिरकार शांति प्रिय होने के लिए ये करते क्या थे? आप अपने
भीड़ में कुछ महिलाओं को भी लेके जा रहे हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठा करके जा रहे हैं। आखिर ये भीड़ शांतिपूर्वक जा कैसे सकती? तो कुछ क्रांतिकारियों का इस्तेमाल तो इन्होंने भी किया था। कुछ चंद्रशेखर आजाद के सिपाही इनके जो आंदोलन होते थे, इनके जो भीड़ होते उसमें शामिल होते थे हथियार लेके, क्योंकि इनका आंदोलन शांतिपूर्वक हो पाए, इसीलिए वह चंद्रशेखर आजाद से हेल्प मांगते थे। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो चंद्रशेखर आजाद की किताबें आप पढ़ सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से नेहरू जी चंद्रशेखर आजाद को रुपए देते हैं और कहते हैं कि एक आम सभा होने वाली है और इस सभा को तुम शांतिप्रिय बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी तो वो है ही, वो मदद किए करते थे, क्योंकि देश की बात थी ना, उन्हें सिर्फ आज़ादी से मतलब थी, पार्टी से मतलब नहीं थी। वो किसी का भी मदद कर देते थे, उनकी बात ही निराली है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 22 पुलिसकर्मी मारे।